जब भी कोई पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है s, तो साथ ही साथ एंगल कवर करता है और साथ ही साथ उसका रिवॉल्यूशन काउंट होता है, भले वो रिवॉल्यूशन फ्रैक्शन में हो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे इसने कुछ सर्किल कवर किया है 1/4, तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करी है, तो कुछ एंगल भी कवर किया है। तो तीन बातें एक साथ होती हैं, s, थीटा और n। अब अगर कोई पार्टिकल का s कवर हो रहा है तो s कितना तेजी से कवर हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, v। तो s का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, v। तो फिर यार अगर उसका s कवर हो रहा है तो क्या उसका थीटा भी तो कवर हो रहा है, तो थीटा कवर करने का रेट क्या होता है, ओमेगा। इसी तरह से रिवॉल्यूशन, s हमारा लीनियर डिस्टेंस होता था, थीटा होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और n होता था रिवॉल्यूशनल डिस्प्लेसमेंट या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कवर्ड। s का रेट v होता था, थीटा का रेट ओमेगा होता था और कैपिटल n का रेट स्मॉल n। अगर s की यूनिट मीटर तो v की मीटर पर सेकेंड, थीटा की यूनिट रेडियन तो ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड, कैपिटल n को रिवॉल्यूशन में काउंट करते हैं तो स्मॉल n को रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर v होता है तो उसमें बदलाव भी संभव है। जब तक v फिक्स है तब तक वो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म। और अगर v में बदलाव हो रहा है तो फिर वो कौन सी कैटेगरी हो जाती है, एक्सीलरेटेड। तो क्या बता रहा v का रेट ऑफ चेंज हम लोगों ने ए टेंजेंशियल, इसको हम बोलते थे टेंजेंशियल एक्सीलेशन। वो एक्सीलेशन जो ट्रैक के अलोंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलेशन। v बदलने का रेट ए टेंजेंशियल होता है। और अगर किसी के अंदर एंगुलर स्पीड है यानी एंगल कवर होने का रेट है तो ओमेगा के भी बदलाव की बातें करी जा सकती है। जैसे v का बदलाव a से रिप्रेजेंट किया जाता है उसी तरह से ओमेगा का बदलाव अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल n का बदलाव n बार से। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड था तो उसका बदलाव पर यूनिट टाइम होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा अगर रेडियन पर सेकंड था तो उसका बदलाव रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। हम लोगों ने बात करी थी यार कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन वाली चीज होती है उससे रेडियन वाली चीज लाना हो तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, रिवॉल्यूशन वाली चीज से रेडियन वाली चीज लाना हो यानी तो 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वो लॉजिक क्या है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, तो n रिवॉल्यूशन में कितना होगा 2 पाई n, है ना। थीटा बराबर 2 पाई n होगा तो ओमेगा बराबर 2 पाई स्मॉल n होगा, तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई n बार होगा, है ना। ये जो है रिवॉल्यूशनल से एंगुलर लाने का तरीका है। इसी तरह से क्या s बराबर r थीटा होता है ना। जब भी हमें लीनियर वाली चीज लाना हो यानी मीटर वाली चीज लाना हो और हमें रेडियन वाली चीज पता हो, एंगुलर वाली चीज पता हो, तो हम क्या करते हैं, r से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे s इक्वल टू क्या होता है r थीटा, तो v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, a इक्वल टू क्या होता है r अल्फा, है ना। तो हम लोगों ने यार तीन तरह की बातें करी थी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमने बात करी थी फ्रीक्वेंसी का मतलब रिवॉल्यूशनल स्पीड होता है ना। अगर मैं कहता हूं कोई चीज 10 रिवॉल्यूशन हर सेकंड कर रही है तो एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में करेगा यार, 10 रिवॉल्यूशन अगर एक सेकंड में करता है तो एक रिवॉल्यूशन 1/10 में, यानी यार एक रिवॉल्यूशन का टाइम दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड वो 1/n होता है फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ा था। तो इतने फॉर्मूले, इतने सिंबल्स नए आए थे, यानी ये सिंबल्स तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। जब भी लीनियर डिस्कशन किया था तो ये सिंबल आते थे, उन्हीं का एंगुलर वर्जन, उन्हीं का रिवॉल्यूशनल वर्जन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी इसी स्मॉल n को बोलते हैं और टाइम पीरियड क्या होता है 1/n। क्या इन सिंबल को लेके हम लोगों ने तीन कैटेगरी के फॉर्मूले पढ़े थे। ये तो डेफिनेशंस हैं, तीन कैटेगरी की डेफिनेशंस, S को लेके, V को लेके और A को लेके।
तीन कैटेगरी की फॉर्मूले। यूनिफॉर्म मोशन जब हमने लीनियर वाला पढ़ा था तो केवल एक फॉर्मूला था, एस इक्वल टू वी टी, है ना। अगर v होता है कितना बॉडी चल रही है पर सेकेंड, तो टी टाइम में कितना चलेगी, एस इक्वल टू वी टी। तो अगर कोई बॉडी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से चल रही है तो टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगी, थीटा इक्वल टू हमने ओमेगा टी पढ़ा था बिल्कुल सेम फैशन में। एस इक्वल टू वी टी का भाई फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो फिर यार उसी फैशन में एक और फॉर्मूला आएगा, कैपिटल एन इक्वल टू क्या, स्मॉल एन टी, है ना। जैसे एस डिस्टेंस कवर्ड होता था, थीटा एंगल कवर्ड, तो कैपिटल एन क्या है, रिवॉल्यूशन कवर्ड टी टाइम में। बात क्लियर है। जैसे वी लीनियर स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड, स्मॉल एन रिवॉल्यूशनल स्पीड। तो सेम फैशन में सारी चीजें हैं। क्या बताओ, हम लोगों ने एक्सलेटेड मोशन में ये 4 फॉर्मूले पढ़े, बल्कि 3 मेन है, उसी से सब कुछ बनाया था और इससे पूरी काइनेमेटिक्स बनाई थी। एक एनथ का फॉर्मूला था, तो इन्हीं का क्या एंगुलर वर्जन ये होगा, इन्हीं का रिवॉल्यूशनल वर्जन होगा कि नहीं। ये सारे फॉर्मूले, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी का भाई फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भाई फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या इन्हीं का रिवॉल्यूशनल डिस्कशन भी हो सकता है। जैसे फाइनल स्पीड u प्लस ए टी होता है तो फाइनल रिवॉल्यूशनल स्पीड इनिशियल प्लस n बार टी होगा, ये उसी का रिवॉल्यूशनल डिस्कशन है। सब कुछ सेम फैशन में 3 गुना होने वाला है, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद क्या आया था, अगली कैटेगरी एक्सलेटेड। और एक्सलेटेड में हम लोगों ने ये 6 फंक्शंस पढ़े थे, और इन 6 फंक्शंस के अलावा कुछ टूल्स थे, चेंज इन वेलोसिटी इंटीग्रल ए डी टी, डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। वो सारी बातें जो हमने लीनियर में पढ़ी है उन्हीं का एंगुलर वर्जन होगा, उन्हीं का क्या होगा, रिवॉल्यूशनल वर्जन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लिए थे। इस कैटेगरी में एक भी एग्जाम्पल अभी नहीं किया है, तो इस कैटेगरी में भी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। लैंग्वेज पढ़ के पहले सिंबल में चीजों को लिखना है कि दिया क्या है, ठीक है, और उसके बाद फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सबको करना है। मैं सीधे एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल, यहां ए छुपा हुआ है और कुछ छुपा नहीं। सबसे पहले यह तय करना है कि दिया क्या है। पार्टिकल स्टार्ट विथ π/2 रेडियन पर सेकेंड। तो बताओ यार क्या दिया हुआ है, रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा दिया हुआ है, और वो भी शुरू का दिया हुआ है। तो शुरू के ओमेगा के लिए हम ओमेगा नॉट शब्द लिखते हैं, कितना, π/2 रेडियन पर सेकेंड। फिर देखो आगे क्या है, कितनी रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस दिया है कितना, 2 मीटर। और फिर कहा है कि उसका एक्सेलेरेशन विद एन एक्सेलेरेशन π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सिंबल क्या है, विद एन एक्सेलेरेशन π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, एक रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर वाला, और एक रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कौन सा एक्सेलेरेशन दिया है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर वाला। तो यार ये अल्फा दिया है, कितना दिया है, अल्फा दिया है कितना, π/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले तो ये पहचानना है कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। ओमेगा नॉट दिया है, आर दिया है, अल्फा दिया, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका सिंबल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सिंबल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं u या v नॉट लिख दूं। v नॉट इसलिए लिख देता हूं कि ओमेगा नॉट के करस्पॉन्डिंग v नॉट। और क्या पूछा है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, मतलब क्या, अरे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, वही एक्सेलेरेशन जो बचपन से लेके अब तक हमने पढ़ा है, ये वाला।
इनिशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आएगा? क्या बता, जब भी हमें कोई लीनियर चीज लाना हो और एंगुलर चीज दी हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो बता यार, ये एंगुलर चीज दी है और उसी के एनालॉगस हमें लीनियर चीज लाना है। कर लिया भाई? एक एक क्वेश्चन नोट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। v निकाला है, अल्फा निकाला है, a निकाला है, a निकाला है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी क्या है? तो यार जब भी हमें लीनियर चीज लाना हो एंगुलर चीज से क्या करते हैं? v बराबर आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा नॉट, जब का ओमेगा तब का v लाना है हमें, तो बस v बराबर आर ओमेगा कर देना। r 2 मीटर है, ओमेगा पाई बाय 2 है, तो अब 2 से 2 कट गया, v आ गया पाई। यूनिट क्या? तो v लीनियर चीज है और लीनियर चीज की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। v आ गया इसकी मदद से। मुझे बताओ a टेंजेंशियल, a बराबर क्या आएगा? हमें फिर से यार लीनियर चीज लाना है a, और दिया क्या है? अल्फा। तो जब भी एंगुलर से लीनियर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? r अल्फा करना पड़ेगा। r है 2, अल्फा है पाई बाय 4, तो ये आएगा पाई बाय 2। यूनिट क्या? लीनियर चीज की यूनिट हमेशा मीटर में होती है, यानी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। पहला क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया है? विशाखा नहीं हुआ पहला क्वेश्चन? कृपांशी? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इनिशियल रिवॉल्यूशनल वेलोसिटी एंड रिवॉल्यूशनल एक्सेलरेशन। सिंबल लिखें सबसे पहले, फिर देखें कि क्या कर सकते हैं। इनिशियल रिवॉल्यूशनल वेलोसिटी, तो रिवॉल्यूशनल वेलोसिटी रेडियन रिवॉल्यूशन पर सेकंड वाली चीज n लाना है, और पता क्या है? ओमेगा। तो बता, जब भी हमें n से ओमेगा लाना हो तो क्या करना हो? 2 पाई से मल्टीप्लाई। मैंने बताया है ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। हमें रिवॉल्यूशनल स्पीड लाना है, रिवॉल्यूशनल स्पीड मतलब n, और क्या लाना है? रिवॉल्यूशनल एक्सेलरेशन यानी n बार। तो देखो यार, जब भी हमें n से ओमेगा लाना हो तो 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें n लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया क्या है? ओमेगा नॉट, तो n नॉट आ जाएगा। ओमेगा नॉट दिया है पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई, तो ये आ जाएगा 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। कितनों का आ गया है? दूसरा क्वेश्चन में और क्या कहा गया है? रिवॉल्यूशनल एक्सेलरेशन n बार लाना है। तो क्या हम लोगों ने रिवॉल्यूशन वाली चीज से रेडियन वाली चीज लाने के लिए हमेशा क्या तय कर रखा है? 2 पाई से मल्टीप्लाई। तो n बार लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई से डिवाइड। अल्फा दिया है पाई बाय 4 में से 2 पाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1/8 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो यार पहला शुरू के 2 क्वेश्चन तो केवल कन्वर्जन वाले हैं, अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं। अभी तक हमने केवल कन्वर्जन की बातें करी हैं। हमें कौन सी बातें दी थी? ध्यान दे जरा, एंगुलर बातें दी थी, लीनियर और रिवॉल्यूशनल निकाली हैं। लीनियर लाने के लिए r से मल्टीप्लाई करते हैं, और रिवॉल्यूशनल लाने के लिए, रिवॉल्यूशनल दिया था, एंगुलर लाना था तो 2 पाई से डिवाइड किया है। क्या इतना काम कभी अभी तक किया है हमने? आगे की कहानी, अगर तुम पूरा पैटर्न समझ पा रहे हो तो आगे की कहानी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है, कहा गया है इनको सर्कुलर मोशन की शीट दे दो, उसमें एक टेबल बनी हुई है फॉर्मूलों वाली, निकाल के बैठ रखो। ये जो टेबल है अभी जो मैंने दिखाई थी वही टेबल है। तो सबसे पहले बताओ ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये यूनिफॉर्म कैटेगरी का क्वेश्चन है
या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या वेरिएबल एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। कैसे पता? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आया है और वो भी कांस्टेंट दिया है, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो देखो ए भी कांस्टेंट आया है, ये भी कांस्टेंट आया है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो हम कौन से फॉर्मूले लगाते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए? ये सारे फॉर्मूले हमें लगाना है। ये जो मैंने पूरी टेबल दिखाई थी उसमें ये मिडिल वाले सारे फॉर्मूले लगाना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन कहा गया है रिवोल्यूशनल वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद रिवोल्यूशनल वेलोसिटी क्या होगी? तो कुछ याद आ रहा है ये लैंग्वेज पढ़ के? यार पुरानी बातें अगर याद नहीं आ रही हैं तो यहां से शुरू करना बहुत मुश्किल है। कुछ टाइम बाद ओमेगा लाना है, तो जैसे कुछ टाइम बाद v लाना होता था तो हम क्या करते थे बचपन में जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था? क्या करते थे? v इक्वल टू यू प्लस AT लगाते थे। उसी का भाई फॉर्मूला, हमें ओमेगा लाना है 8 सेकेंड बाद, तो हमें क्या लगाना चाहिए? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये उसी का भाई फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस AT का भाई फॉर्मूला। तो ओमेगा नॉट ये है, देखो जरा, हम नहीं, ओमेगा नॉट क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? पाई बाय 2 प्लस अल्फा कितना है? पाई बाय 4, और कितने टाइम में बताना है? 8 सेकेंड बाद, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2 पाई। इसको सॉल्व करोगे 2 एलसीएम लोगे तो आएगा पाई प्लस 4 पाई, यानी आएगा 5 पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं पर सेकेंड। कितने लोग आ गया यार? क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कहा गया है एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अगला क्वेश्चन कहा गया है लीनियर वेलोसिटी। तो बता यार, एंगुलर वेलोसिटी हमने ला दिया है, लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या लाना है? सिंबल क्या है लीनियर वेलोसिटी का? अरे लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v। तो अब क्या लगाओगे? v इक्वल टू यू प्लस AT। तो क्या u हमें पता है? बिल्कुल पता है। हम लोगों ने यहाँ पे ये जो v नॉट निकाला है ये इनिशियल वेलोसिटी ही तो है। कितना है? पाई, और a कितना है? पाई बाय 2। कितने सेकंड में लाना है? 8 सेकंड में। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 5 पाई, यूनिट क्या? v लाना है तो यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। v की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अच्छा, क्या कोई और तरीका किसी ने ट्राई किया v लाने का? v लाने का कोई और तरीका क्या किसी ने? बिल्कुल। क्या बताओ मुझे, v 8 सेकंड बाद का चाहिए और ओमेगा भी कब का पता है? 8 सेकंड का। तो जब ओमेगा है 8 सेकंड बाद का, v चाहिए, तो हम सीधे कन्वर्जन भी तो कर सकते हैं। और एंगुलर से लीनियर कन्वर्जन कैसे होता है? वो कन्वर्जन फॉर्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा। मैं यार इसको कैलकुलेशनल फॉर्मूला बोलता हूं और इसको कन्वर्जन फॉर्मूला बोलता हूं। कन्वर्जन हमेशा आसान काम होता है। बताओ, क्या ओमेगा तुम्हारा आ चुका है? कितना आया था? 5 पाई बाई 2, और रेडियस कितना है? 2। 2 से 2 जाएगा, ये कितना आ गया? 5 पाई मीटर पर सेकेंड। देखो यार, यहां से भी वही आंसर आया है और यहां से भी वही आंसर आया है। ऐसा अगर कभी पढ़े तो कन्वर्जन फॉर्मूला भी मन में आना चाहिए। उसी वक्त का ओमेगा, उसी वक्त का v आपस में कन्वर्ट, उसी वक्त का थीटा, उसी वक्त का s आपस में कन्वर्ट हो सकता है, उसी वक्त का a, उसी वक्त का अल्फा आपस में कन्वर्ट हो सकता है। सब कुछ उसी वक्त का होना चाहिए। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 तक से तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा, आगे की कहानी क्या करना है। बस तुम्हें भाई फॉर्मूला सोचना है, और छोटा भाई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिमिलर भाई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कब? स्ट्रेट लाइन मोशन के वक्त। अगला क्वेश्चन कहा गया 8 सेकंड बाद उसका, कौन सा क्वेश्चन था? फाइंड द रिवोल्यूशनल वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड। ओके, रिवोल्यूशनल वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? रिवोल्यूशनल वेलोसिटी मतलब स्मॉल एन लाना है, रिवोल्यूशन पर सेकंड वाली चीज। क्या लगाओगे? एन नॉट प्लस एन बार इंटू टी। ये सब यार पुरानी बातें हैं,
हमने उस समय इतनी ज्यादा नहीं करी, इस समय मैं इसलिए करूं ताकि तुम्हारे मन में स्ट्रक्चर बन जाए कि कितने तरह की बातें हो सकती है। ऑब्वियसली यार इनमें हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन है अपने आप में, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जा सकते, लेकिन तुम यार स्ट्रक्चर बना लो कि क्या क्या कब कब पूछा जा सकता है। एन नॉट कितना है? एन नॉट हमने शुरू में निकाला था ये 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एन बार भी निकाला है 1/8, कितने सेकंड में पूछा है? 8 सेकंड में। तो ये आ गया 1/4 + 1, 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 रिवॉल्यूशन। कितने लोग आ गया है? 5/4 रिवॉल्यूशन। क्या इसको किसी और तरीके से भी किसी ने ट्राई किया है क्या? ये कैलकुलेशनल फॉर्मूला है। मैंने कहा जिस वक्त का तुम्हें एन पता है उसी वक्त का ओमेगा लाना है, ओमेगा पता है जिस वक्त का उसी वक्त का एन लाना है। तो ओमेगा और एन आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई स्मॉल एन, तो स्मॉल एन बराबर क्या होगा? ओमेगा बाई 2 पाई। क्या तुम्हें 8 सेकंड का ओमेगा पता चल चुका है? देखो यार 8 सेकंड का ओमेगा तुम यहां ला चुके हो 5 पाई बाई 2, और उसमें 2 पाई से डिवाइड करो जरा, देखो पाई पाई कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई है, ये 5/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। वही आंसर यहां से भी आया है। ये कौन सा है? कन्वर्जन, और ये क्या है? कैलकुलेशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5, ये फिर क्या था? 6 हो गया है। कहां तक? सारे हो गए? कहां तक हुए? कहां तक हुए? अरे मैं पीछे चल रहा हूं काफी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? 6 में एंगल कवर्ड इन 8 सेकेंड। याद करो यार, ऐसी लैंग्वेज पहले हुआ करती थी, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड। तो तुम्हारे मन में कौन सा फॉर्मूला आता था कुछ टाइम बाद एस लाने के लिए? एस इक्वल टू उसी का भाई फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का भाई फॉर्मूला। एस की जगह थीटा, तो एस की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ये सब एनालॉगस लिखा है, जहां भूलो तो बस यही सब कुछ ला देगा। ओमेगा नॉट हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा है π/2, 8 सेकंड में लाना है। अल्फा कितना लाया है? π/4 दिया है क्वेश्चन में, 8 सेकंड में बताना है। इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करके ये 12 पाई कितने लोग आ गया है? 12 पाई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 7th क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस कवर्ड। तो अब ओरिजिनल भाई लगाना है। भाई यही तो हमने शुरू में पढ़ा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या ये तो कैलकुलेशनल हो गया ना? क्या यहां कन्वर्जन नहीं किसी के दिमाग में आया? अब तो आना चाहिए। क्या ये थीटा मैंने कितनी देर का पूछा है? 8 सेकंड का। और एस भी हमें कब का लाना है? 8 सेकंड का। तो 8 सेकंड का एस, इधर ध्यान दें, 8 सेकंड का एस और 8 सेकंड का थीटा आपस में कैसे रिलेटेड होगा? सेम क्यों होगा? रिलेटेड होता है ना। क्या होता है? एस बराबर आर थीटा। हमें लाना है एस, तो रेडियस है 2 मीटर, थीटा है 12 पाई, तो ये आंसर आएगा 24 पाई। यूनिट क्या? मीटर। बिल्कुल, एस की यूनिट मीटर है। ये हो गया कन्वर्जन। अगर कैलकुलेशन करना है तो भी कर सकते थे। क्या यू हमने कहीं निकाला था? ये है पाई इंटू 8 प्लस हाफ। ए हमने निकाला था π/2 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 पाई प्लस 64 में एक आएगा 16 पाई जाएगा, तो ये आएगा 24 पाई। दो तरीके हैं हर चीज को करने के, एक कन्वर्जन और दूसरा क्या? कैलकुलेशनल। क्वेश्चन नंबर 8, रिवॉल्यूशन कवर्ड इन 8 सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन कवर्ड के लिए तुम्हारे मन में फिर से एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का भाई फॉर्मूला आएगा, कैपिटल एन इक्वल टू एन नॉट टी प्लस हाफ एन बार इंटू टी स्क्वायर। ये कैलकुलेशनल फॉर्मूला है, या हम कन्वर्जन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कन्वर्जन हमेशा एंगुलर और लीनियर रिवॉल्यूशनल में होता है। तो क्या बता रहे? कैपिटल एन के करस्पॉन्डिंग थीटा, ये रिलेशन होता है। हमें एन लाना है तो क्या होगा? थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा कितना ला चुके हैं? थीटा ला चुके हैं 12 पाई अपॉन 2 पाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 रिवॉल्यूशन। 6 रिवॉल्यूशन। ये करोगे तो भी 6 रिवॉल्यूशन। एक आखिरी क्वेश्चन पूछा है
8वें सेकंड में रिवॉल्यूशन कवर्ड, ये क्या पूछ लिया है। तुम्हें याद है वहां पे हम लोग इस तरह की बात करते थे, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस, कहां पे, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो यहां पर 8th सेकंड में चली गई डिस्टेंस में फॉर्मूला क्या लगेगा, nth वाला। यार एस nth का फॉर्मूला याद है यार, u प्लस हाफ a 2n माइनस उसी का n nth, यार n tth लिख देता है, 8th है ना। फॉर्मूला क्या होगा, n नॉट u के करस्पॉन्ड प्लस हाफ n बार 2 इंटू 8 माइनस 1। क्या जनता समझ पा रही है। हर चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी का एंगुलर रिवोल्यूशनल वर्जन आ रहा है, नया कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया। अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, जितना कुछ स्ट्रेट लाइन मोशन में हम पढ़ चुके हैं ना, वो सब एंगुलर रिवोल्यूशनल में हो सकता है। तो ना होने के कारण क्या है कि पहली बात तो यार सिलेबस में यूसीएम मेंशन किया है, एक्सेलरेटेड मेंशन नहीं किया है, तो इसमें बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते, बहुत सिंपल आएंगे। अभी मैंने यार जितना भी क्वेश्चन किया है उसमें फेवर में एक्सेलेरेशन है, ओमेगा उसी डायरेक्शन में है और फेवर में एक्सेलेरेशन है, तो चीजें बढ़ रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता ओमेगा क्लॉकवाइज और अल्फा, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है कुछ कितनी देर बाद वो रुक जाएगा। वहां नहीं होता था v इक्वल टू यू प्लस एटी v0 डाल देते, कितना डिस्टेंस चल के वो रुक जाएगा, क्या करते थे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v0 करके ऐसे निकालते थे। तो यहां कहेगा कि कितना एंगल कवर करके ये रुक जाएगा। हर वो क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो स्टॉपिंग एंगल, स्टॉपिंग रिवॉल्यूशन, वो यहां नहीं हो सकते क्या। लेकिन यार मैं यहां नहीं बताऊंगा, मेरी कोशिश है कि तुम पूरे स्ट्रक्चर पे काम करना सीख जाओ, तो अगर वहां करते आए हो तो यहां वो लैंग्वेज तुम आराम से समझ सकते हो। क्या इतनी देर में स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है या इस पे और काम करें, नहीं करेंगे भाई, इस पे बस ऐसे ही समझना यार। अब हम लोग, होता है ना समझदार के लिए इशारा काफी है, तो बस वही है, ये इशारा भर है, इसके बाद तुम समझदार हो कि नहीं। क्या मैं ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं भाई, इतनी एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगी, नहीं तो फिर तो एक ही तरह की बातें रोज रोज करते रहो। इतने में ही तुम्हें सब समझ जाना है या कुछ और करना पड़ेगा। तो यार अभी तक बहुत स्ट्रक्चर्ड बातें हम लोग कर रहे थे और उसको दिमाग रखना बहुत आसान था, क्योंकि हमने उसी तरह की बातें पहले कर रखी है। ऑब्वियसली यार उस समय हमने केवल एक्सेलरेटेड मोशन करने में 2 क्लास लगाई थी, और आज के दिन मैंने 20 मिनट में एक्सेलरेटेड मोशन निपटाया है केवल एक क्वेश्चन के जरिए। तो ऐसे ही यार फिजिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो हम और कम समय में ज्यादा बातें करने वाले हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न से हट के चीज है जो सर्कुलर मोशन में थोड़ा सी अलग है, ऐसी बातें पहले स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं हुई हैं। तो हम सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को सबसे पहले केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम का मतलब क्या है, इसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम वही बात एक्सेलरेटेड के लिए समझेंगे। एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब हर वक्त उसका क्या सेम रहेगा, हर वक्त उसका v क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। जहां भी चलेगा उसका v सेम रहेगा। v से मेरा मतलब क्या है, v से मेरा मतलब है उसकी स्पीड सेम रहेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें उसका v क्या रहता है, अच्छा बताओ, v सेम रहता है तो ओमेगा भी सेम रहता होगा, रिवॉल्यूशन स्पीड भी सेम रहती होगी। कोई चीज अगर लीनियर वाइज सेम है तो एंगुलर वाइज सेम होगा, रिवॉल्यूशनल वाइज भी सेम होगा। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। तो अब यार नई बात क्या है, क्या तुम्हें इस मोशन में कहीं कोई एक्सेलरेशन महसूस हो रहा है,
मैं पूछूं क्या इसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन को जिस तरीके से हम कभी महसूस करते आ रहे हैं उस तरह की बात यहां महसूस ही नहीं हो रही है। जब मैंने लीनियर मोशन कभी महसूस कराया था तो इस तरह से कहता था यार t=0 पे कोई वेलोसिटी है, एक सेकंड बाद कुछ और वेलोसिटी हो गई, एक और सेकंड बाद कुछ और वेलोसिटी हो गई। तो यहां तुम्हें एक्सेलरेशन महसूस होता था, प्रॉपर नहीं हो रहा। कितना एक्सेलरेशन है? 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। लेकिन क्या यहां पे वही भी है हर वक्त? और फिर भी मैं कह रहा हूं यहां एक्सेलरेशन होता है, तो ये बात जल्दी किसी को हजम नहीं होती है। बताओ कैसे हजम करती हो? यस, यहां पे एक लाइन में मोशन हो रहा है, अगर मैं कहता हूं हर वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैं कहूंगा इसके अंदर फिलहाल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अब एक्सेलरेशन नहीं है। यहां भी v सेम है। तो यार इसको रियलाइज करने के लिए पहली बात तो यह है कि हम लोग लाइन के लॉन्ग, ट्रैक के लॉन्ग ना सोचें। काइनेमेटिक्स का जो बेसिक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, कंपोनेंट वाइज चीजों को महसूस करें। मुझे बताओ जब पार्टिकल इस ए पोजीशन पे है तब इसके अंदर Vx कितना है, Vy कितना है? बताओ जरा। ये पार्टिकल ऊपर चल रहा है तो Vx कितना है? 0। Vy कितना है? V। बताओ जब यहां पर ऐसे तिरछा चल रहा है तो क्या इसके अंदर Vx भी होगा और Vy भी होगा? दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं? जब ये पार्टिकल यहां कहीं इस पॉइंट पे आ गया है, चलो इसको B कह दो, इसको C पॉइंट, बताओ C पॉइंट पे ये पूरी तरह से कैसा चल रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो Vx कितना है? V पूरा पूरा। और Vy कितना है? 0। अब जरा ध्यान देना, यहां इसका Vx 0 था, यहां Vx कुछ था, और यहां Vx पूरा पूरा है, सबसे ज्यादा Vx है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक Vx लगातार बढ़ता रहा है, चेंज हुआ है और बढ़ा है। इसी तरह से मुझे बताएं, यहां Vy V है, यहां Vy कुछ कम है, और यहां Vy क्या हो गया? इसका मतलब Vy के साथ क्या हुआ है? कम हुआ है। तो अगर किसी का Vy कम हुआ है तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन है y में जो Vy को कम कर रहा है। क्या एक एक्सेलरेशन y में जरूर होना चाहिए जो उसके Vy को यहां से यहां तक लगातार कम किया है? नहीं होना चाहिए। अरे देखो, अभी Vy v है, अभी Vy 0 है। क्या इसका y कंपोनेंट मोशन घटा है? x कंपोनेंट मोशन अभी 0 है और अभी v है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एक्सेलरेशन ax भी होना चाहिए। और दोनों आपस में, यार ax से y तो 90 पे होंगे ही। अगर इनका कोई नेट निकालेगा तो वो नेट कहां की तरफ आएगा? सेंटर की तरफ। अगर सही सही मैथ्स लगा के इसका कोई ए नेट निकालेगा तो वो कहां की तरफ आता है? सेंटर की तरफ। इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन का नाम क्या रखने वाले हैं? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, या इसका एक और नाम है रेडियल एक्सेलरेशन। क्यों? क्या इसी लाइन को जो सेंटर की तरफ जाती है इसी को हम रेडियल लाइन भी बोलते हैं कि नहीं? तो क्या ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है और रेडियस वाली लाइन के अलोंग है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। अब बात आती है ये कितना होता है, कैसे आता है, ये बात मैं थोड़ा जंप कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, ये मैं सीधे इसका आंसर बताने वाला हूं क्योंकि इसमें जो मैथ्स इन्वॉल्व हुई है वो मतलब थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है। ए सेंटीपिटल क्या है? v²/r। फॉर्मूला बढ़िया है, याद रखने लायक है ना। अच्छा, तुमने एक और चीज पढ़ी है, v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। तो मैं यहां r ओमेगा रख दूं तो ये फॉर्मूला एक और लुक में आ जाएगा। क्या आ गया? r ओमेगा स्क्वायर। तो ले दे के यार सेंटीपिटल के ये दो फॉर्मूले हैं, v²/r, r ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स द सेंटर। यानी यार एक एक्सेलरेशन हमेशा कहां की तरफ है? सेंटर की तरफ। इसी का नाम हमने क्या रखा है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब यार सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का हम केवल यही कह सकते हैं कि बॉडी भले अपनी स्पीड सेम रखे
लेकिन क्योंकि डायरेक्शन टर्न कर रही है इसलिए उसके कंपोनेंट बदल रहे हैं, और कंपोनेंट बदल रहे हैं तो एक्सेलेरेशन जरूर होगा, कम से कम कंपोनेंट एक्सेलेरेशन जरूर होंगे। तो अभी मैंने कहा कि यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v सेम होने के बाद भी इसमें एक एक्सेलेरेशन है जिसका नाम क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन अगर कहना हो कि किस वजह से होता है तो बस यही कह सकते हैं ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन, है ना, ए सेंटीपिटल एक्ट ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज ना होती और v सेम रहता तो हम यहां ऐसे कोई एक्सेलेरेशन की बात नहीं करते हैं। डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हमने सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जैसा नाम इन्वॉल्व कराया है। मुझे बताओ अब इस मोशन में इसका v भी बदल रहा है। ये कुछ मान लिया v1 है 2 मीटर पर सेकेंड, v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, v3 है 8 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी अपडेट हो जाती है ना। तो ये फिर कौन सी कैटेगरी का मोशन हो गया, एक्सीलरेटेड। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, ये कैसा है, एक्सीलरेटेड। तो अब इसमें तो हम कह सकते हैं कि इसका v बदल रहा है, तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलेरेशन है जो उसके v को बढ़ा रहा है। और डायरेक्शन तो अब भी चेंज हो रही है ना भाई, डायरेक्शन तो अब भी चेंज हो रही है। तो अब इसके अंदर ए सेंटीपिटल तो है ही है, ए टेंजेंशियल भी होगा, ए सेंटीपिटल दोनों में होगा। क्या डायरेक्शन यहां भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन यहां भी चेंज हो रही है। तो यार इसमें कितने एक्सेलेरेशन आएंगे, एक आएगा ए टेंजेंशियल और दूसरा क्या आएगा, ए सेंटीपिटल। ए टेंजेंशियल किस लिए होता है, v में बदलाव को डिनोट करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलाव को डिनोट करता है। और ए सेंटीपिटल किस बात को डिनोट करता है, डायरेक्शन बदलाव को। तो इसमें क्योंकि दोनों चीज है तो सेंटीपिटल भी है और टेंजेंशियल भी है। बात क्लियर है। यहां पर यार टेंजेंशियल भी है, टेंजेंशियल एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोथ। तो ए टेंजेंशियल का मीनिंग क्या होता है, मैं फिर से एक बार लिख दूं। ए टेंजेंशियल होता है v का रेट ऑफ चेंज। इसकी हमने डेफिनेशन बनाई थी dv बाई dt, ये हम बहुत समय से जानते हैं। v का रेट ऑफ चेंज क्या है, ए टेंजेंशियल। और एस क्या पता, ए टेंजेंशियल का अभी थोड़ा देर पहले हमने कन्वर्जन फार्मूला पढ़ा था। बताओ अच्छा, अगर हमें अल्फा पता हो और ए टेंजेंशियल लाना हो तो ए टेंजेंशियल बराबर क्या होता है, आर अल्फा। मोहन सुन पा रहे हैं, हेलो। यस सर। अच्छा गुड। दोनों लोग हो क्या,
मगर जी सर तो 2 बार सुनाई दिया मुझे। तो रे टेंजेंशियल dv/dt से लाया जा सकता है अगर v टाइम के फंक्शन में दिया हो, है ना, एक तरीका है। और अगर अल्फा दिया हो तो ये टेंजेंशियल कैसे लाया जा सकता है, आर अल्फा से। ये बात अभी काफी देर से हम यूज कर रहे हैं, ये बात भी हम बचपन से जानते हैं। नहीं जानते, जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे और v टाइम का फंक्शन होता तो ये कैसे लाते थे, dv/dt से। तो ए टेंजेंशियल लाना ये पुरानी बात है, ये हम अब तक जान चुके हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है, अरे कितना है, v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। तो यार ये v कब का, तो सीधी सी बात है यार, यहां का v कम है तो यहां का a सेंटीपिटल कम होगा, यहां का v बढ़ चुका है तो a सेंटीपिटल भी, यहां का और ज्यादा, यहां का, यानी यार यहां पर अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो सेंटीपिटल का मैग्नीट्यूड चेंजिंग होगा क्योंकि v चेंजिंग है। मुझे बताओ यहां सेंटीपिटल का ये मैग्नीट्यूड है v²/r, क्या v चेंजिंग है, क्योंकि v फिक्स है। तो मैं कह सकता हूं यार a सेंटीपिटल का मैग्नीट्यूड ऑफ a सेंटीपिटल फिक्स्ड होगा। लेकिन मुझे बताओ मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, डायरेक्शन, क्या a सेंटीपिटल का डायरेक्शन फिक्स है। देखो इस जगह पर a सेंटीपिटल ऐसे होगा, इस जगह पर ऐसे होगा, इस जगह पर ऐसे होगा, क्या सेंटीपिटल हमेशा कहां की तरफ होता है, सेंटर की तरफ। तो यार इसमें घुमा फिरा के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई पूछ दे यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होता है, बताओ जरा, 0 होता है। अरे क्यों, क्या इसकी वेलोसिटी में कोई अंतर आ रहा है क्या, और नहीं आ रहा है तो ए टेंजेंशियल क्या है, 0 है, क्योंकि v में कोई अंतर नहीं आ रहा है। कोई पूछे बताओ इसके एक्सेलेरेशन होता है कि नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। कौन सा होता है, सेंटीपिटल। सेंटीपिटल फिक्स होता है या वेरिएबल होता है, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड फिक्स है मगर ओवरऑल वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर कोई एक्सेलेरेशन शब्द लिख दे और कह दे कि एक्सेलेरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है वेरिएबल, तो हमें वेरिएबल ही बोलना है जब तक वो स्पष्ट ना करे। जब मैग्नीट्यूड स्पष्ट कर दे तब तुम क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड फिक्स होता है मगर डायरेक्शन, ये ध्यान रखना एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि एक्सेलेरेशन फिक्स है। ये सारी छोटी छोटी बातें लैंग्वेज में लिख के आएंगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी क्या है, फिक्स्ड है। डायरेक्शन ऑफ एसी वो क्या है, चेंजिंग है। बात समझ रहे, यहां भी मुझे बताओ ए सेंटीपिटल फिक्स है या चेंजिंग है, क्या बता रहे, मैग्नीट्यूड भी चेंजिंग है और डायरेक्शन भी चेंजिंग है, नहीं है। ए टेंजेंशियल, तो रे टेंजेंशियल में हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर v का फंक्शन बहुत अजीब फंक्शन है तो हो सकता है ए टेंजेंशियल कांस्टेंट आ जाए, हो सकता है ए टेंजेंशियल वेरिएबल आ जाए। मैग्नीट्यूड भी चेंजिंग है, डायरेक्शन भी चेंजिंग है। अब मैं जरा एक और बात करने वाला हूं, क्या किसी बॉडी के अंदर 2 एक्सेलेरेशन है यार, एक सर्कुलर ट्रैक के अलोंग ए टेंजेंशियल है और एक सेंटर की तरफ क्या है, सेंटीपिटल है, दोनों आपस में कितने डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी, टेंजेंशियल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेंटीपिटल भी, 2 वेक्टर क्वांटिटी अगर आपस में 90 डिग्री पे हैं तो हम उसके नेट की बात कर सकते हैं। जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे होती है तो नेट क्या आता है, अंडर रूट ऑफ, क्या ये बात समझते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस, तो नेट एक्सेलेरेशन, नेट या कभी कभी टोटल लिखा रहता है, टोटल एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी इन नॉन यूसीएम, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या जनता समझ पा रही है। एक और बात इसमें, कभी कभी ये पूछा जाता है कि इस नेट एक्सेलेरेशन का सेंटर वाली लाइन के साथ अल्फा एंगल कितना है। ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ
नेट एक्सेलेरेशन विद रेडियल लाइन। यार ये बहुत क्लियर कट समझ लें, कभी कभी यार रेडियल लाइन से एंगल होता है, कभी कभी टेंजेंशियल लाइन से होता है। ये लाइन क्या कहलाती है? रेडियल। और ये लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंशियल। तो अभी मैं किससे एंगल बोल रहा हूं? रेडियल लाइन से। तो इसका टेन अल्फा होता है 80/AC। क्या होता है? ये वेक्टर सम से आता है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इधर बना दो, तो टेन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा? 80, बेस क्या होगा? AC। वेक्टर सम याद है ना? अगर पहला वेक्टर ये है, उसके हेड पे दूसरा वाला उठा के रख दो, तो टेन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्या आएगा? 80/। यार ये याद रखने का तरीका क्या है कि एंगल अल्फा जो है सेंटीमीटर लाइन के साथ है, तो सेंटीमीटर नीचे है। अगर कोई ये वाला एंगल अल्फा बोल देता, ये वाला एंगल टेंजेंशियल लाइन के साथ, तो तुम टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखते? AC/80। नहीं, तो जब टेंजेंशियल के साथ है तो 80 नीचे आता है, और जब सेंटीमीटर के साथ है तो AC नीचे आता है। जिसके साथ एंगल होगा वो नीचे आएगा, याद रहेगा यार। सेंटीमीटर लाइन के साथ है तो AC नीचे आ रहा है, टेंजेंशियल लाइन के साथ होगा तो 80 नीचे आएगा। हटा दे भाई लोग। नोट कर लिया है? एक क्वेश्चन मैं पूछा करता था जब कभी LOM लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। पहले तो याद करें पुरानी बात कि मैंने एक पेंडुलम को यहाँ रेस्ट से छोड़ा है, ठीक है? ये किसी थीटा के एंगुलर पोजीशन पे अभी मैंने रेस्ट से छोड़ा है। तो इस वक्त जैसे ही मैं छोड़ूंगा, पहले पकड़ के यहाँ रखा फिर छोड़ दिया, तो इस वक्त इसके अंदर एक एक्सेलेरेशन होगा। किस लाइन के अलोंग? 1 2 3 4 किस लाइन के अलोंग एक्सेलेरेशन होगा? ये क्वेश्चन कभी LOM में मैंने पूछा था तुम लोगों से, अगर किसी को याद हो। 1 2 3 4 चार लाइनें मैंने बनाई हैं। तो इस डायग्राम में अभी अभी मैंने इसको रेस्ट से जस्ट रिलीज्ड यानी बस छोड़ा ही छोड़ा है। तो इसमें इस वक्त किस लाइन के अलोंग एक्सेलेरेशन होगा? वन वाले हाथ उठाएं। ये ग्रेविटी के इफेक्ट में ऐसे लटका है और मैंने ऐसे पकड़ के छोड़ दिया। 1 वाले हाथ उठाएं, 2 वाले हाथ उठाएं, 3 वाले, 4। जब कोई कुछ ना बोले तो एक्सेलेरेशन का मतलब होता है नेट। अच्छा मुझे बताओ, ये रेस्ट पे है तो इसके अंदर सेंटीमीटर होगा क्या? छोड़ा तब रेस्ट ही पे है, अभी वेलोसिटी आई कहाँ है? बस जस्ट छोड़ते ही पूछ रहा हूं तो वेलोसिटी 0 ही मानना है। तो इसमें किस लाइन के लॉन्ग एक्सेलेरेशन आएगा? सोच ले आराम से। फर्स्ट वाले हाथ उठाएं, सेकंड वाले हाथ उठाएं, थर्ड वाले, फोर्थ वाले। अच्छा तुमने कभी किसी चीज को ऐसे छोड़ के देखा है? कभी किसी पेंडुलम, इसको लटकाओ, इमेजिन करो मैंने यहां से ऐसे छोड़ दिया, तो बताओ उसका भविष्य क्या है? वो क्या करेगा? ऐसे झूलते हुए जाएगा। तो वो किस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी डेवलप करेगा छोड़ते ही? फर्स्ट लाइन के लॉन्ग, सेकंड लाइन के लॉन्ग, थर्ड लाइन के लॉन्ग, फोर्थ लाइन के लॉन्ग, किस लाइन के लॉन्ग? इतना तो भाव आना चाहिए यार कि थोड़ी देर बाद यही पार्टिकल नीचे आएगा और उसके अंदर
वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी इस लाइन में डेवलप हुई है तो एक्सेलेरेशन भी उसी लाइन में होगा। अच्छा, वो एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल है या सेंटीपिटल है? टेंजेंशियल है क्योंकि टेंजेंट के लॉन्ग है। सेंटीपिटल तो होगा ही नहीं क्योंकि रेस्ट पे है। क्या जनता समझ पा रही? सेंटीपिटल तो होगा ही नहीं क्योंकि रेस्ट पे है। नहीं। अब चलो मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने यहां से छोड़ा, थोड़ी देर में झूलते झूलते यहां आ गया। यहां से जब छोड़ा था तब किस में था? लेकिन जब यहां आ गया तब तो उसके अंदर वी आ गया ना भाई। क्या आ गया? वी आ गया। फिर से मैं पोजीशन बना रहा हूं, 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन है। बताओ इस वक्त जब इस ए पोजीशन से बी पोजीशन में आया, एट पोजीशन बी, एक्सेलेरेशन इज अलोंग, किस लाइन के अलोंग है? अलोंग द लाइन, ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। किस लाइन के अलोंग इसका एक्सेलेरेशन होगा? हाँ, फर्स्ट वाले हाथ उठाएं, सेकेंड वाले हाथ उठाएं, सेकेंड अभी तो बताया। थर्ड वाले हाथ उठाएं, थर्ड। फोर्थ वाले, फोर्थ तो जबरदस्ती बनाया गया है। तो इसका सही आंसर थर्ड है। तो ये क्या बात हुई? अभी अभी तो आपने सेकंड बताया, अभी क्या? मुझे बताओ, जब मैं ये वाला डिस्कशन कर रहा था तो मैंने किस जगह पे पूछा था? जब वो रेस्ट पे था। तो रेस्ट पे था तो उसके अंदर केवल एक ही एक्सेलेरेशन था, ए टेंजेंशियल। इस समय ए सेंटीपिटल 0 है। यहां पर बताओ, इसके अंदर ए टेंजेंशियल भी होगा क्योंकि इसका बी बदलने वाला है इसी लाइन में, और एक ए सेंटीपिटल भी होगा क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो बता, ए टी और ए सी का नेट बीच में कहीं आएगा। वो हॉरिजॉन्टल जरूरी नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि इस एटी और इस एसी का नेट बीच में कहीं आएगा। आएगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड लाइन। ये क्वेश्चन यही पूछा गया था, मुझे लगता है सही से पूछा ही नहीं गया क्या। चलो, ये बात यहां समझ में आ गई है। इसका डायग्राम सही बना है क्या? चलो रहने दो, ये इतनी बात समझ में आ गई यार। ये डायग्राम बना के ही क्वेश्चन नोट कर ले कि जब तुम रेस्ट पे छोड़ते हो तब एक्सेलेरेशन टेंजेंट के अलोंग होता है क्योंकि केवल एक ही एक्सेलेरेशन है। लेकिन जब उसके अंदर मोशन आ चुका होता है, यानी इस समय यहां का एक्सेलेरेशन केवल ए टेंजेंशियल था जब रेस्ट पे छोड़ा था, लेकिन जब उसके अंदर मोशन आ जाएगा तब एटी और एसी दोनों होगा, तब नेट के अलोंग एक्सेलेरेशन होगा।
दो जगहों पे हमने बात करी है, जस्ट आफ्टर रिलीज और थोड़ी देर चलने के बाद। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ट्राई करें सभी लोग। रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलेरेशन एट टी बराबर 2 सेकेंड। रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलेरेशन, 3 एक्सेलेरेशन पूछे हैं। क्वेश्चन में कहा गया इसकी स्पीड टाइम का फंक्शन है v बराबर टी स्क्वायर के हिसाब से। हमें बताना है इसका टेंजेंशियल, सेंटीपिटल और टोटल एक्सेलेरेशन एट टी बराबर 2 सेकेंड। हो गया? ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो दोनों की यूनिट वही है, तो उसका नेट की भी वही यूनिट होगी। फिजिक्स की किसी भी एक लाइन में हर टर्म का डायमेंशन, लेकिन अभी इसमें अंडर रूट लग गया है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो अंदर 80 स्क्वायर है, फिर अंडर रूट लगा है, तो इसका मतलब मैच कर जाएगी। तो ए टेंजेंशियल क्या होता है, जरा पीछे पलट के देखें। ए टेंजेंशियल का मतलब होता है v का रेट ऑफ चेंज। तो ए टेंजेंशियल तो तुरंत आ जाना चाहिए भाई। कैसे? dv बाई dt से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है v बदलने का रेट, तो d बाई डी टी ऑफ v करना है और v टाइम के फंक्शन में दिया है, तो ये क्या आ गया, 2t आ गया। हमें किस वक्त का एक्सेलरेशन लाना है, t बराबर 2 सेकेंड का, तो ये टेंजेंशियल कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है सेंटीपिटल। तो यार बताओ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ भाई, हैं टेंजेंशियल बाई ऐसे निकाला है क्या बेटा? ये तो टेंजेंशियल ही है, अल्फा कहाँ पता चला, कब पता चला? हाँ, तो अल्फा आ गया, फिर क्या किया, फिर ए निकाला, तो फिर वही आ गया। मुझे वो बताओ, तुमने ए टेंजेंशियल से अल्फा लाया, फिर अल्फा से फिर
ए लाया तो वो टेंजेंशियल ही तो आएगा। ए बराबर आर अल्फा जो फॉर्मूला होता है उसमें ए क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसे अल्फा लाया, फिर अल्फा की मदद से फिर ए लाया। अल्फा क्यों लाया, कहां पूछा, क्वेश्चन पूछा रेडियल टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल ये आ गया। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या, रेडियल या सेंटीपिटल एक ही बात है, एक मिनट, रेडियल और सेंटीपिटल एक ही बात है। क्या होता है रेडियल का फॉर्मूला, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हमें v चाहिए तो काम बन जाएगा, v कैसे पता चल सकता है, अरे v का ही तो फंक्शन दिया है। क्या v का फंक्शन टी स्क्वायर दिया है तो हमें t बराबर 2 का v नहीं पता चल जाएगा, क्या करना है, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया v, तो ये सेंटीमीटर क्या हो गया 4 स्क्वायर बाई आर, और r कितना है 2, तो ये आ गया 16 बाई 2 मतलब कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया ये सेंटीमीटर, बल्कि ये सेंटीमीटर ज्यादा डायरेक्ट था, v स्क्वायर बाई। अब बताओ किसी बॉडी के अंदर AT आ गया है, AC आ गया है, तो ए नेट कितना होगा, टोटल एक्सेलेरेशन का मतलब होता है, नेट एक्सेलेरेशन का मतलब होता है, क्या निकाला है अभी अभी हम लोगों ने, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस, तो AT हमारा कितना आया है 4 आया है, AC कितना आया है 8, दोनों का नेट कर दो, ये आ रहा है अंडर रूट 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कितने लोगों ने कर लिया है, कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो बताएं। AC का सीधा सीधा फॉर्मूला, सबसे आसान तो AC ही निकालना है। तो एक और क्वेश्चन दूं मैं, अच्छा यहां अगर कोई 10 अल्फा पूछ लेता तो बताओ 10 अल्फा क्या होगा, 10 अल्फा तुम्हें याद है ना, अल्फा कहां से एंगल होता था, ए नेट का, ए सेंटीमीटर से एक्सेलेरेशन का नेट का एंगल क्या होता था, AT बाई AC, तो AT हमें पता है 4, AC हमें पता है 8, तो ये क्या आ जाता अल्फा बराबर 10 इनवर्स 1/2। क्लियर है, एक और क्वेश्चन दिया जाए, किसी को आंसर दिखा नहीं ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब करो। अल्फा दिया है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कोई पार्टिकल के बारे में कहा है जो 1 सेंटीमीटर पे है, 1 सेंटीमीटर पे कोई पार्टिकल है, यहां कोई P पॉइंट मान लेते हैं, उसके बारे में हमें 3 चीजें बताना है, AT AC, दो ही चीजें बताना है। क्या दो चीजें आती हैं तो सब आ जाता है, AT AC आ जाएगा तो ए नेट भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, दो ही चीजें पूछी हैं। ऑनलाइन वाले भी अपना आंसर बोल सकते हैं अगर आ जाए तो।
अच्छा, अल्फा की मदद से जो ए आता है वो कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। अगर किसी का अल्फा दिया है इसका मतलब उसकी एंगुलर स्पीड बदल रही है, और एंगुलर स्पीड बदल रही है तो उसकी स्पीड भी बदल रही होगी, तो क्या उसके अंदर रे टेंजेंशियल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? AT बराबर आर अल्फा। बिल्कुल, एंगुलर वाली बात से लीनियर वाली बात लाना हो तो हमेशा क्या करते हैं? आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। अल्फा कितना है? 4। तो ये कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने लोग आ चुका है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? 80 आ गया। अब क्या पूछा है? एसी बताना है 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड बाद इसका एसी क्या होगा? तो एसी के लिए तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है? या तो v स्क्वायर बाई आर है, या तो r 2 है। तो जितना इंफॉर्मेशन हमें दिया उसकी मदद से क्या लाना पॉसिबल है 1 सेकंड बाद? ओमेगा लाना पॉसिबल है। ए आ चुका है तो v लाना भी पॉसिबल है। तो जो तुम्हें ठीक लगे। क्या 1 सेकंड बाद ओमेगा लाना है? t बराबर 1 सेकंड बाद ओमेगा लाना है। कौन सा फॉर्मूला है ओमेगा लाने का? ओमेगा दिया तो है नहीं, लाना है। कौन सा फॉर्मूला है? ये किस कैटेगरी का मोशन है? यूनिफॉर्म या एक्सेलेरेटेड? एक्सेलेरेटेड है भाई। जिसके अंदर अल्फा है, जिसके अंदर ए है, वो एक्सेलेरेटेड है, और वो भी कांस्टेंट है। तो अच्छी बात ये है, कांस्टेंट के लिए थोड़ी देर बाद ओमेगा लाना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? v इक्वल टू यू प्लस एटी का भाई फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इन्होंने कहा है रेस्ट से शुरू हुआ है, मतलब ओमेगा नॉट क्या है? 0 है। अल्फा कितना है? 4 सेंटीमीटर, नहीं 4 रेडियन। और टाइम कितना पूछा है? कहा है 1। ये तो और अच्छा है, 1 सेकंड बाद। क्या 1 सेकंड बाद इसकी ओमेगा हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। तो ए सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? आर 1 सेंटीमीटर है, ओमेगा 4 है, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना यार, रेडियस की यूनिट से इसकी यूनिट तय होगी। अगर रेडियस सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर परसेंट स्क्वायर आएगा, अगर रेडियस मीटर में होती तो मीटर परसेंट स्क्वायर आता। तो यार AC आ गया। देखो यहां भी रेडियस सेंटीमीटर में थी तो एक्सेलेरेशन हमने सेंटीमीटर परसेंट स्क्वायर में लिखा है। कोई पूछे यार ए नेट बताओ तो नहीं बता पाओगे, अल्फा बताओ तो नहीं बता पाओगे। बात क्लियर है? अभी कुछ और दिक्कत है? तो यार अब तक हम लोगों ने इन्हीं सिंबल्स को लेके बातें करी हैं। इन सिंबल के साथ साथ अब एक कैरेक्टर हमारा और इन्वॉल्व हुआ था, क्या? ये। और फिर हमने ए नेट की बात करी, और फिर हमने 10 अल्फा की बात करी। इस कहानी में ये और ऐड हो गया है। जब तक ये कहानी चल रही थी तो पूरी तरह से हमारी काइनेमेटिक्स किससे मिलती जुलती थी? स्ट्रेट लाइन मोशन से। पूरी तरह से यार, यहां तक की कहानी है ना। और अब ये आ जाने से थोड़ा सा कहानी में डिस्टॉर्शन हुआ है, क्योंकि इस तरह की चीज पहले नहीं आई है। तो ये भी हजम हो गया है और आगे बढ़ सकते हैं। तो यार ये अभी तक जो मैं कर रहा था इसको मैं बोलता हूं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक्स वाली चीजें ही रह रह के आई हैं। बस ये सेंटीपिटल वाली बात थोड़ा सा अलग है, बाकी सारी बातें बिल्कुल एनालॉगस है। तो अब काइनेमेटिक्स के बाद क्या आता है? काइनेमेटिक्स के बाद हमने अपना जो फिजिक्स पढ़ा है, क्या आया था काइनेमेटिक्स के बाद? लॉज ऑफ मोशन। तो अब हमारा आने वाला है लॉज ऑफ मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी तक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन चल रहा था, और अब आएगा लॉज ऑफ मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। अभी तक हम काइनेमेटिक्स की चीजें अप्लाई कर रहे थे, अब LOM अप्लाई करना है। क्या रोटेशनल बात की चीज है? अभी हम लोग केवल सर्कुलर मोशन टच कर रहे हैं।
क्या टच होता है? रिजिड बॉडी वाला। जैसे तो अभी डिस्क में सर्कुलर मोशन किया नहीं, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पे एक पॉइंट था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, वो तो रोटेशनल मोशन का पार्ट है। अभी हम केवल काइनेमेटिक्स प्योर पढ़ रहे हैं, उसमें पार्टिकल की भी काइनेमेटिक्स हो सकती है, डिस्क की भी हो सकती है, रूल तो वही सब काइनेमेटिक्स के लग रहे हैं, इतना तो हम कर ही रहे हैं कम से कम। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर चल रहा है, सोचा ऐसे जमीन के फ्लोर पे एक सर्कुलर मोशन ऐसे चल रहा है, किसी स्पीड से चल रहा है, अचानक से इसका धागा टूट जाए तो इसका भविष्य क्या है इस पार्टिकल का? जैसे जमीन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, अचानक से धागा टूट जाए तो क्या होगा? सीधे चला जाएगा। नहीं, किसी भी बॉडी का नेचर क्या होता है? हमेशा सीधी लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से चलते रहना। तो ये घूम क्यों रहा था? क्योंकि धागे से बंधा था, और धागे से बंधा था तो क्या ये धागा इसको टर्न कराने का प्रयास कर रहा होगा, है ना? एक बॉडी का नेचर होता है वो हमेशा सीधी लाइन में चलना चाहता है जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगे। सोचा ये एक पार्टिकल है, यहां मैंने ये दिखाया है पिंक कलर से कि इसको फोर्स दिया गया है, अगर ये फोर्स ना दिया जाता तो ये अपनी लाइन बदलता नहीं। इमेजिन करो यार, इस पार्टिकल में एक धागा बंधा हुआ है और उसके जरिए मैं खींच के फोर्स देता हूं, कुछ इस तरीके से झटका देता हूं तो वो टर्न कर जाता है ऐसे। अभी देखो यार, यहां देंगे, जहां जहां मुझे टर्न कराना है वहां वहां झटका देना पड़ेगा। अगर ये झटका ना दिया जाए तो क्या ये सर्कुलर मोशन ये टर्न कर पाएगा? नहीं ना यार, मेरे झटका देने से ये टर्न कर रहा है। तो क्या सर्कुलर मोशन में तो कंटिन्यूअस टर्निंग होती है? जैसे इसको मैं जगह जगह फोर्स दे रहा था, सर्कुलर मोशन में मुझे हर जगह फोर्स देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो एक पल के लिए भी स्ट्रेट नहीं चलता। क्या जनता ये महसूस कर पा रही कि सर्कुलर मोशन में तो वो एक पल के लिए भी स्ट्रेट नहीं चलता, और जब एक पल के लिए स्ट्रेट नहीं चलता तो हर वक्त हमें सेंटर की तरफ फोर्स देते ही रहना पड़ेगा। इमेजिन करो, अगर मैं एक धागा बांध के यहां सर्कुलर मोशन कराऊं तो क्या वो धागा हर वक्त टेंशन में होगा कि नहीं? उसको किस बात का टेंशन है? इसी बात का कि उस पार्टिकल को उसको लगातार सेंटर की तरफ फोर्स इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि लगातार उसको टर्न कराना है। तो ये जो पिंक कलर वाला फोर्स है यहां जगह जगह दिया जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर स्ट्रेट चलता है फिर टर्न करता है। सर्कुलर मोशन में वो फोर्स कंटिन्यूअसली दिया जाना चाहिए, और उसी फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या अब तक हम जो फोर्स पढ़ते आए हैं, टेंशन, नॉर्मल एक्शन, फ्रिक्शन, उन्हीं में से ये एक और ऐड हो गया है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको मिक्स ना करें। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है जो कोई ना कोई पूरी करेगा। अगर मैं किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन धागे की मदद से करा रहा हूं तो सेंटर की तरफ फोर्स देने वाला कौन होगा? अगर मैं किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन धागे की मदद से करा रहा हूं तो सेंटर की तरफ फोर्स देने वाला कौन होगा? अरे धागे का टेंशन होगा, नहीं होगा? नहीं। अगर मैं किसी पार्टिकल को स्प्रिंग के जरिए सर्कुलर मोशन करा रहा हूं तो तुम क्या देखोगे कि स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगी, और जब भी स्प्रिंग खिंचती है तो फोर्स लगाती है, तो उसमें स्प्रिंग का केएक्स वाला फोर्स होगा। तो यहां टेंशन है, यहां स्प्रिंग फोर्स है। सोचा यार मैं यहां पे एक थाली जैसा कॉर्नर बना के, बड़ा सा थाली बनाऊं एक कॉर्नर के साथ, और एक सर्कुलर मोशन ऐसे जमीन पे करा दूं। वो सर्कुलर मोशन जब भी चलेगा तो वो दीवार से चिपक के चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको टर्न कराने के लिए कोई ना कोई तो सेंटर की तरफ फोर्स देगा। तो कौन देगा यहां पे? नॉर्मल एक्शन। ये सब जमीन पे ही होने वाले सर्कुलर मोशन है, पहले तो ये इमेजिन करें, क्योंकि मैं टीवी को लिटा के नहीं दिखा सकता तो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। बात क्लियर है? इससे पहले मैंने एक टीवी ट्राई किया था तो टूट गया था। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। एक कार अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में चल रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसको सेंटर की तरफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अरे हर चीज जो सर्कुलर मोशन में उसको सेंटर की तरफ, तो वहां कौन फोर्स देगा? टायर में जमीन से फ्रिक्शन,
मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ फोर्स देती है। ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे कि अगर मून जैसा कोई प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो अर्थ की ग्रेविटी उसको सेंटर की तरफ फोर्स देती है। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कूलम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, इसलिए यानी हर बार हम क्या कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ एक फोर्स देने वाला चाहिए, तो जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ फोर्स देगा वो रियल फोर्स है। लेकिन कितने फोर्स की जरूरत है उस चीज को हम जनरली क्या कह देते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स चाहिए उसी को हम क्या कह देते हैं, सेंटीपिटल। चाहिए जरूर। क्या बता रहे, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है, मान लीजिए ये धागे वाला ही केस कर लेते हैं, ऐसा जमीन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो बताओ ये v की स्पीड से जमीन में होने वाला सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन फ्लोर, ठीक है। तो इसमें कितने एक्सेलेरेशन है, इसमें कितने एक्सेलेरेशन है, कौन कौन, बहुत सारे। ये कौन बोला, बहुत सारे मतलब कितने, बहुत सारे में क्या क्या, फिर बहुत सारे में क्या क्या, भाई दो ही तो हमने पढ़े हैं, बहुत सारे क्या होगा, टेंजेंशियल और सेंटीपिटल। अब मैं साफ साफ लिख रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन फ्लोर, जमीन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसमें कितने एक्सेलेरेशन होंगे, केवल एक होगा। अरे भाई जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके अंदर क्या ए टेंजेंशियल होगा, नहीं होगा, केवल क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं। क्या हम लोगों ने शुरू से एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी चीज के अंदर एक्सेलेरेशन है तो उस एक्सेलेरेशन को देने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, फोर्स की। तो अगर सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स होगा तभी तो एक्सेलेरेशन देगा। जब जब हमने, तो न्यूटन का सेकंड लॉ याद है यार सबको, मैं फिर से याद दिला देता हूं, अब तक सब धुंधला पड़ गया होगा। अगर किसी बॉडी पे 50 न्यूटन आगे लगा है, 20 न्यूटन पीछे लगा है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई किया जाता था, एफ नेट बराबर, तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम ए, तो एक्स, ये आता था कि नहीं। अच्छा, अगर मुझे दिख रहा है कि किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन राइट है, मैं ये फोर्स छुपा लूं तब भी गारंटी से कह सकता हूं कि आगे वाला ज्यादा होगा या पीछे वाला। अगर एक्सेलेरेशन राइट है तो आगे वाला ज्यादा होगा, मैं फोर्स बताऊं या अननोन कह दूं तब भी ये पक्की बात है। अगर मैं एक्सेलेरेशन छुपा लूं, फोर्स नजर आ रहे हैं 50 आगे 20 पीछे, तो तुम गारंटी से कह सकते हो एक्सेलेरेशन कहां होगा। मैं यार ये फोर्स छुपा लूं, मैं ना बताऊं कि ये फोर्स कितना है, लेकिन अगर तुम्हें ये फोर्स दिख रहा है, एक्सेलेरेशन दिख रहा है, तुम गारंटी से कह सकते हो कि पीछे वाला फोर्स 50 से। ये बातें हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ी हैं, है ना। नेट फोर्स हमेशा उस लाइन में होता है जहां एक्सेलेरेशन होता है। तो मुझे बताओ इस पार्टिकल में, इसकी मैं बीडी बना रहा हूं, इस एम मास पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg अंदर लग रहा है, अरे जमीन में रखा है ना, तो mg अंदर लग रहा है, नॉर्मल, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या है, टेंशन है, और कौन सा फोर्स, हाँ mg अंदर है, नॉर्मल ऊपर है, एक बार फिर से बोल दूं, और कोई, टेंशन, वेरी गुड, टेंशन इधर है, और क्या, टेंशन आ गया। क्या मैंने अभी साफ साफ बताया, सेंटीपिटल कोई फोर्स है ही नहीं, सेंटीपिटल फोर्स कोई ना कोई देता है, तो यहां सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, टेंशन दे रहा है। सेंटीपिटल फोर्स कोई फोर्स है ही नहीं, ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है। नहीं तो ये मैं हेडिंग डाल दूं यार, सेंटीपिटल फोर्स।
मुझे बताओ यहां पर t इधर है, फिर से इधर आ जाते हैं। मैं दो डायग्राम हमेशा बनाता हूं, कॉज इफेक्ट। एक्सेलेरेशन कहां की तरफ है? सेंटर की तरफ है, तो नेट फोर्स कहां होगा? तो है तो t, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है, पीछे बाहर की तरफ जीरो फोर्स है। तो हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? एफ नेट बराबर एम ए। इधर ध्यान दें, तो बताओ t और जीरो में कौन ज्यादा होगा? अरे तो दिख ही रहा है, t ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी इधर ही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस जीरो इक्वल टू क्या? m इंटू ए। अच्छा a तो हमें पता है ना भाई कितना है, a का तो पर्सनल फॉर्मूला है, कितना है यार? जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब एक्सेलरेशन के कभी कोई पर्सनल फॉर्मूले नहीं हुआ करते थे। ये पहली बार है कि इस एक्सेलरेशन का अपना एक पर्सनल फॉर्मूला है। क्या है? v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। यहां v स्क्वायर बाई आर को हम और क्या लिख सकते हैं? तो t बराबर क्या आ गया? mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां फोर्स क्या है? टेंशन, जिसने mv स्क्वायर बाई आर के बराबर फोर्स दिया है। तो इस mv स्क्वायर बाई आर को हम क्या कहते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। ये ध्यान दो जरा, हमने पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के समय पे जब एफ नेट बराबर एम ए लगाया है, इधर ध्यान दे प्लीज, जब एफ नेट बराबर एम ए लगाया है तो एम ए कोई फोर्स होता है या जो इधर लिखा जाता है वो फोर्स होता है? जो इधर लिखा जाता है वो फोर्स होता है। हम हमेशा 50 माइनस 20 बराबर एम ए लिखते थे, तो 50 माइनस 20 फोर्स है। 50 एजेंट ने आगे लगाया, 20 पीछे लगाया। एम ए कोई फोर्स, एम ए तो आउटकम है कि जब भी कोई चीज में नेट फोर्स लगेगा तो वो एम ए के बराबर होता है। ये ऑब्जर्वेशन था न्यूटन का कि वो एम ए के बराबर आता है। तो एम ए कोई फोर्स थोड़ी था। ये बहुत क्लियर कट कर लें कि एफ नेट बराबर एम ए वाली लाइन में इस तरफ फोर्स लिखे जाते हैं और एम इंटू ए उसका आउटकम है जो एम ए और ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो क्या एम इंटू ए का प्रोडक्ट, ये जो लिखा है मैंने, ये कोई फोर्स है क्या? ये तो आउटकम है, फोर्स इधर है। टेंशन वो फोर्स है जिसने एम इंटू ए दिया है। तो उस रिक्वायरमेंट को एम इंटू ए को हमने एक नाम दे दिया है, क्या? सेंटीपिटल। ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। एम इंटू ए हमेशा क्या होता है? तुम्हें अगर एम ए पता है तो तुम बता सकते हो कि कितने फोर्स की जरूरत है। वो जरूरत कोई ना कोई पूरी करता है। अगर तुम्हें एम ए पता है तो एम ए वो ये बताता है कितने फोर्स की जरूरत है, वो फोर्स कोई ना कोई पूरा करेगा। अब वो चाहे टेंशन पूरा करे चाहे फ्रिक्शन पूरा करे। तो हम एम ए को सेंटीपिटल फोर्स कह जरूर देते हैं, लेकिन ये कोई नया फोर्स नहीं है, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है, तो ये कितनी होती है? तो एम इंटू ए के बराबर होती है रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स, है ना। और ए क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर होता है तो हम ये लिख सकते हैं, या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। मगर ये कोई फोर्स नहीं है, फोर्स यहां क्या है? टेंशन है। अच्छा मुझे बताओ यहां हम क्या लिखेंगे? ये लाइन, अगर न्यूटन की सेकेंड लॉ लाइन यहां लिखना हो, इधर ध्यान दें, अभी बोल दें बाद में नोट करते जाना। यहां क्या लिखोगे? के एक्स बराबर एम ए यानी एम बी स्क्वायर बाई आर। यहां क्या लिखोगे? एन बराबर एम ए। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी, तो यहां लिखोगे क्यू वी बी बराबर एम ए। यहां क्या लिखोगे? फ्रिक्शन बराबर एम ए। तो ऐसे तो डिस्कशन बहुत सारे हो सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? यानी ये फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल एक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब फोर्स हैं और वो दे क्या रहे हैं? एम इंटू ए। और एम इंटू ए वो रिक्वायरमेंट है जो सर्कुलर मोशन में बढ़ती है। तो मैं क्या ये डायग्राम भी बना ही दूं यहां पे? अगर ये स्प्रिंग एक्स खिंची हुई है तो के एक्स हमें क्या लगाना चाहिए? के एक्स बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर कोई थाली में सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यार मैग्नेटिक और ग्रेविटी वाला डिस्कशन छोड़ देते हैं क्योंकि वो आगे टॉपिक के दौरान आएगा ही। कार इन यूसीएम इन फ्लोर, अगर कोई कार सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंटर की तरफ कौन फोर्स देगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एफ एस बराबर क्या? एम वी स्क्वायर बाई आर।
ये सारे सर्कुलर मोशन जमीन में चल रहे हैं, इसलिए mg की बात हमने नहीं करी है। ये क्लियर कर लें कि mg की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि जमीन पे चल रहा है सब कुछ। तो यार स्प्रिंग के डिस्कशन में x क्या था? x था एक्सपांशन या एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन में मैंने F बराबर ma ही लगाया है और a की जगह v²/r लिख दिया, और F क्या था? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx। अगर कोई एक्सपांशन इन द स्प्रिंग पूछे तो आंसर क्या आएगा? x का आंसर क्या आएगा? mv²/k। ये डिस्कशन स्प्रिंग से एसोसिएटेड है, कभी कभी एक्सपांशन पूछा जाता है तो क्या आएगा? mv²/k। कार से एसोसिएटेड एक डिस्कशन है, मैंने कहा ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जो mv²/r के बराबर होगा। r भी होगा, k भी होगा। भाई r तो पहले से है, k उधर चला जाएगा तो mv²/r के आ जाएगा। मुझे बताओ, जब भी कार सर्कुलर मोशन करती है, ऐसे अगर फ्लोर में सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसको सेंटर की तरफ फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक? जब तक कार स्लिप नहीं कर रही है तब तक वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। लेकिन अगर कार फिसलना चालू हो जाए तो कैसा हो जाएगा? क्या बताओ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो फ्रिक्शन की जरूरत भी बढ़ेगी। क्या स्पीड बढ़ाते जाए तो फ्रिक्शन मिलता जाएगा, लेकिन क्या फ्रिक्शन अनलिमिटेड मिल सकता है क्या? फ्रिक्शन के मिलने की एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्या है? क्या होती है? म्यू इंटू एन। और जमीन में चल रहा है तो एन mg के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन की लिमिट होती है म्यू mg। तो क्या फ्रिक्शन की लिमिट है तो v की भी तो लिमिट होगी। जब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा तब वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा, वो उससे ज्यादा करना खतरे वाला है। उससे ज्यादा करने पर फ्रिक्शन उसको मिलेगा नहीं, कार स्लिप कर जाएगी। तो यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार कैसे निकालोगे? यार जब स्पीड मैक्स होगी तब फ्रिक्शन भी मैक्स होगा, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है ये हमें फ्रिक्शन के टॉपिक से पता है। क्या होता है? क्या होता है? म्यू mg होता है, बराबर क्या? mv²/r। m से m कट जाएगा तो v का आंसर आएगा √μ/r(g)। यार ये भी फॉर्मूला फेमस है, बट ये पैटर्न अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो तुरंत रिकवर कर सकते हैं। हर बार एक ही चीज लगाई जा रही है, क्या? F0 बराबर ma। हटा दे भाई। तो यार अभी मैं एक जितने भी एग्जाम्पल दिया था वो सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थे, यानी उनका v कैसा था? फिक्स था। ठीक है, v बदलने का कोई प्रयास नहीं हो रहा था, यूनिफॉर्म मोशन से जमीन में सर्कुलर मोशन हो रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया है, एक m मास के पार्टिकल को धागे या लाइट रॉड से बांधा है और उसके टेंजेंट के लॉन्ग एक फोर्स लगा दिया है लगातार। ये फोर्स हमेशा, पहली बात तो कांस्टेंट फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज, और हमेशा ऑलवेज अलोंग टेंजेंट है। ये हमने हमेशा कहां के अलोंग लगाया है? टेंजेंट के अलोंग लगाया है। तो बताया, क्या अब इसका मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है क्या?
अगर तुम इसके रास्ते के लॉन्ग फोर्स दे दोगे तो रास्ते के लॉन्ग जरूर से इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन। उस एक्सेलेरेशन को क्या बोलोगे, बिल्कुल टेंजेंट के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। मैं लिख देता हूं, अगर एफ आया है तो ए टेंजेंशियल जरूर आएगा। कितना आएगा ए टेंजेंशियल, एफ बाई एम। बिल्कुल एफ बराबर एम ए होता है तो ए बराबर क्या होगा, एफ बाई एम। मैंने ये क्वेश्चन पूछा नहीं है बट मेरा पहला क्वेश्चन यही है, 0.5 टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तुम्हारा आ गया है एफ बाई एम। अगला क्वेश्चन नंबर 1 से, सब लिखा है वहां पे। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर पूछा है उसका वेलोसिटी बताओ टी टाइम बाद। नहीं बता पाओगे उसका टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगा, क्या लगाओगे। अगर एक्सेलेरेशन आ गया है टेंजेंट के लॉन्ग तो क्या उसका v यहां रेस्ट से मान लिया चालू हुआ है तो यहां पे उसके अंदर v आ गया होगा कि नहीं, एक्सेलेरेशन है तो v आ गया होगा। क्या लगा सकते हैं, मतलब ये ख्याल अब आना चाहिए कि अगर एक्सेलेरेशन है तो v आएगा और v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। यू 0 है, a की जगह f बाई एम इंटू टी। क्या ये पहला क्वेश्चन हो गया यार। ये पुरानी बातों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा यार, है ना। हालांकि ये रेयर चीज है बट कनेक्टिविटी क्लियर करने के लिए मुझे ये सब बातें करना पड़ेंगी। v आ गया यार। अगला क्वेश्चन पूछा है उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बताओ, ac। ac क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। तो अगर v टाइम के फंक्शन में आ गया है तो ac भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ टी बाई एम का स्क्वायर, रेडियस क्वेश्चन में मेंशन किया ही है r। तो ये क्या आ गया, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर। क्या ये भी टाइम के फंक्शन में आ गया कि नहीं। स्टेप बाय समझो यार। a बराबर एफ बाई एम होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है, a सेंटीमीटर v स्क्वायर बाई आर, तो सब जुड़ता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, धागे का टेंशन बताओ। तीसरा क्वेश्चन है धागे का टेंशन बताओ। मुझे बता यार धागे का टेंशन किसके बराबर होगा। बिल्कुल ये एक्सटेंशन किस एक्सेलेरेशन को देने के काम आता है, सेंटीपिटल। तो हम क्या लगाएंगे, t माइनस 0 इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो t बराबर कितना आएगा, m इंटू ए सी, और ए सी की जगह उठा के रख देते हैं क्या, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर। एक एम से एम कट गया, आ गया एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम आर। क्या टी आ गया। अगला क्वेश्चन पूछा नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो भैया दो फोर्स हो गए क्या ब्लॉक में, बिल्कुल हो गए। एक टी हो गया और एक एजेंट का एफ हो गया, दो हो गए कि नहीं। तो नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट। अरे यार 90 डिग्री पे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो नेट क्या आएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अच्छा टी की जगह फिर क्या रखोगे उठा के, नहीं बहुत गंदा सा आंसर आएगा बट असंभव नहीं है सोचना। क्या जनता समझ पा रही है, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एंगल ऑफ नेट फोर्स विद द रेडियल लाइन। एंगल ऑफ नेट फोर्स विद द रेडियल लाइन, तुम्हें याद है यार, एंगल ऑफ नेट एक्सेलेरेशन। अच्छा एक्सेलेरेशन और फोर्स में बस इतना ही अंतर है, डायरेक्शन हमेशा दोनों की सेम ही होती है, बस मास मल्टीप्लाई। तो मास तो दोनों से कट ही जाएगा। तो जो कहानी वो थी, यानी ये दोनों सेम ही चीजें हैं। अगर कोई तुमसे पूछे टेन अल्फा बताओ तो तुम दो तरीकों से कर सकते हो। तुम क्या टेन अल्फा कैसे बताते थे, ए टी बाई, अब मैं कह रहा हूं यार तुम एफ टी बाई एफ सी से भी लगा सकते हो। तो एफ टेंजेंशियल यहां क्या है, एफ टेंजेंशियल तो एफ ही है, और एफ सेंटीपिटल, एफ सेंटीपिटल ये है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम आर। क्या जनता समझ पा रही क्या स्टेप्स हैं, बस स्टेप्स ही क्लियर करना है। क्लियर भाई लोग, ओके। तो होमवर्क क्या है, फर्स्ट सेक्शन पूरा करके आना है।